सडन इंडोजेनेटिक मोमेंट्स में वोल्केनो एक बहुत ही रहस्यमयी टोपोग्राफी है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो धरातल के अंदर से मैग्मा ऊपर आता है, आने के बाद जिसे आप लावा कहते हैं, उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। और आप इस लावा प्रवाह का वीडियो देख रहे होंगे। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि इतना अधिक टेम्परेचर धरातल के जिस भाग से प्रवाहित होगा, वहाँ पर जो चट्टानें ठोस रूप में थीं वो भी पिघलने लगती हैं और उस मैग्मा में, उस लावा में उनका भी एडिशन होता चला जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ मैग्मा का, लावा का इतना बृहद स्तर पर प्रभाव होता है, वो पर्यावरण के दृष्टि से भी वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उस लावा प्रवाह के कारण वो भी नष्ट हो जाती हैं। और इस लावा प्रवाह के साथ ही साथ आप लावा उद्गार, जो धरातल के अंदर से भूपटल विस्फोट जो हुआ है, उसको भी आप देख रहे होंगे। अब इसी से आप कल्पना कर सकते हैं ये ज्वालामुखी कितना रहस्यमयी और कितना खतरनाक टोपोग्राफीज में से एक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्थ मूवमेंट्स, भू संचलन प्रारंभ किए थे। उस लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम लोग एक एक संचलनों के विषय में, एक एक मोमेंट्स के विषय में बारीकी से और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था। उसमें आपको बताया था कि इस धरातल पर परिवर्तन लाने वाले दो बल हैं, दो प्रक्रियाएं हैं, दो शक्तियां हैं। एक जिसकी उत्पत्ति धरातल के अंदर होती है, जिसे आप एंडोजेनेटिक फोर्सेज कहते हैं, और दूसरा जो धरातल के ऊपर क्रियाशील रहते हैं, उसे आप एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, बाह्य बल, बाह्य शक्तियां कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेज में आपने देखा था, उसको हम लोग दो भागों में विभाजित किए थे। एक डायस्ट्रोफिज्म यानी पटल विरूपण, जो कि लंबी अवधि में घटित होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उसके विपरीत, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया है, कुछ प्रक्रियाएं आकस्मिक रूप से त्वरित गति से घटित होती हैं। उसमें ज्वालामुखी, वोल्केनो एवं भूकंप, अर्थक्वेक को सम्मिलित करते हैं। तो आज हम लोग इसी सडन इंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के अंतर्गत आने वाले वोल्केनो, ज्वालामुखी के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके विभिन्न पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। वोल्केनो के लिए आमतौर पर दो शब्द प्रयुक्त होता है। एक वोल्केनो और दूसरा वोल्केनोसिटी
या वोल्केनिज्म ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में बहुत लोग अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ज्वालामुखी वोल्केनो का मतलब केवल उस छिद्र से है, केवल उस वेंट से है जिससे मैग्मा धरातल के ऊपर आता रहता है। तो केवल उस छिद्र को जो भूपटल में होता है, क्रस्ट में होता है, उसी को वोल्केनो कहते हैं। इसके विपरीत मैग्मा निर्माण से लेकर उसके धरातल पर प्रकट होने तक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से वोल्केनोसिटी या वोल्केनिज्म ज्वालामुखीयता कहा जाता है। अब इस तरह से आप यह कह सकते हैं कि ज्वालामुखीयता एक क्रिया है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से विभिन्न पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो, सभी सम्मिलित रूप से धरातल के अंदर से धरातल की ओर या धरातल पर गतिशील होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं। मैं पहले से ही आपके लिए चार्ट बना देता हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के समय लिखने पर ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसमें ज्वालामुखीयता, वोल्केनिज्म या वोल्केनोसिटी में हम 3 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। पहली प्रक्रिया आपकी है जेनरेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का निर्माण। दूसरी प्रक्रिया इंट्रूशन ऑफ मासेज ऑफ मैग्मा, विभिन्न ठोस पदार्थों का मैग्मा के रूप में पिघलना। एंड थर्ड, एक्सट्रूशन ऑफ मोल्टेन मटेरियल टुवर्ड्स द सरफेस, जो पिघला हुआ पदार्थ है जिसे आप मैग्मा कहते हैं, उसका धरातल की ओर प्रवाहित होना। इसका मतलब कि ज्वालामुखीयता में 3 प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। मैग्मा का निर्माण, विभिन्न पदार्थों का पिघलना, और फिर उस पिघले हुए पदार्थों का पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल की ओर या धरातल के ऊपर की ओर गतिशील होना। इन तीनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से वोल्केनिज्म या वोल्केनोसिटी या ज्वालामुखीयता कहा जाता है। लेकिन जिस छिद्र से, जिस वेंट से ये सभी पदार्थ धरातल पर आते हैं, उसी वेंट को, उसी छिद्र को वोल्केनो कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसमें आखिर मैग्मा निर्माण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो मैग्मा का निर्माण तभी होगा जब चट्टानें पिघलेंगी। अब मैग्मा के निर्माण के कौन कौन से कारण हैं? मैग्मा निर्माण के 3 प्रमुख कारण हैं, यहां आप देख रहे होंगे। फर्स्ट कारण है इंक्रीज इन हीट। जैसा कि आपको मालूम है कि धरातल से
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। पहले ही वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ते जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दबाव भी बढ़ता जाता है। जब दबाव बढ़ता है तो वो दबाव किसी भी पदार्थ के मेल्टिंग पॉइंट को, गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। तो इस धरातल के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का प्रभाव पड़ते जाता है। गहराई के साथ साथ दोनों बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब दोनों में, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि भूगोल में हर एक जगह लगभग विभिन्न कारकों का, विभिन्न फैक्टर्स का एक ही साथ क्रियाशीलता दिखाई देती है। लेकिन उसमें से जो डोमिनेंट फैक्टर होगा, जो प्रभावी कारक होगा, उसी का अंततः परिणाम हमें दिखाई देता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का प्रभाव पड़ता है धरातल के आंतरिक पदार्थों पर, आंतरिक परतों पर। लेकिन जहां टेम्परेचर की डोमिनेंसी होती है वहां पर टेम्परेचर का प्रभाव दिखाई देता है, यानी तापमान प्रभावी होता है। और तापमान के प्रभावी होने के कारण जो चट्टानें दबाव के प्रभाव में ठोस रूप में हुआ करती थी, सॉलिड रूप में हुआ करती थी, टेम्परेचर के प्रभावी होने के कारण वही ठोस चट्टानें, वही ठोस पदार्थ पिघले रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर बढ़ता जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैं आपको बताया था, पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव तत्वों का संकेंद्रण। जहां ये पदार्थ अधिक मात्रा में मिलेंगे वहां का टेम्परेचर बहुत अधिक मिलेगा और अधिक दबाव के बावजूद वहां चट्टानें जो हैं पिघली अवस्था में हो जाती हैं तथा मैग्मा का निर्माण होता है। दूसरा कारण वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, अपवार्ड कन्वेंशनल करेंट्स, ऊपर उठती संवहनीय धाराएं। जब इन रेडियो एक्टिव तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इनका जब विखंडन होता है तो इनसे ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा धाराओं के रूप में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इन्हीं धाराओं को जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी धरातल की ओर अर्थात ऊपर की ओर जो गतिशील होती हैं, इन्हीं धाराओं को कन्वेंशनल करेंट्स, संवहनीय धारा कहा जाता है। तो एक तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दूसरा इन संवहनीय धाराओं की गतिशीलता, दूसरा जो है चट्टानों में आपसी टकराव भी होता रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है। इस फ्रिक्शन से भी तापमान की उत्पत्ति होती है, तापमान अधिक मिलता है। इसके साथ ही साथ धरातल के ऊपर भी जब चट्टानें मूव करती हैं तो
तो उन चट्टानों के मूवमेंट से, उन चट्टानों के गतिशीलता से भी हीट की उत्पत्ति होती है, टेम्परेचर की उत्पत्ति होती है। दो शब्द मैं बोल रहा हूँ, हीट और टेम्परेचर, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें अंतर किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला जो कारण है मैग्मा निर्माण का वो है इंक्रीज इन हीट। दूसरा कारण डिक्रीज इन प्रेशर, दबाव में कमी। अब दबाव में कमी कैसे आएगी भाई? उसके दो कारण हो सकते हैं, वो भी आप पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। अगर टेंशनल फोर्सेज, तनाव मूलक बल तेजी से गतिशील हो रहे हैं, तेजी से क्रियाशील हो रहे हैं, तो उसमें चट्टानों के टूटने का डर रहता है, और चट्टानें जब टूटती हैं तो फॉल्ट का निर्माण हो जाता है, और उस फॉल्ट के निर्माण से जो नीचे की चट्टानें हैं उन पर से दबाव मुक्ति होती है, दबाव कम होता है, जिसके कारण चट्टानों के आयतन में विस्तार होता है और टेम्परेचर के प्रभाव में चट्टानें आ जाती हैं तथा पिघल जाती हैं। इसके साथ ही साथ प्लेटों में जो मूवमेंट होता है, अब मान लीजिए दो प्लेटें ऐसी हैं, अब ये दोनों प्लेटें अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगी तो विपरीत दिशा में प्रवाहित होने के बाद इसके नीचे जो चट्टानें हैं, जो लेयर्स हैं, जो स्तर हैं, उस पर से दबाव मुक्ति होती है और चट्टानें जो हैं टेम्परेचर के प्रभाव में आकर पिघलने लगती हैं। तो इस तरह से डिक्रीज इन प्रेशर भी बहुत बड़ा कारण है मैग्मा निर्माण का। तीसरा, इसमें जल की भी भूमिका होती है, रोल ऑफ वाटर। अब जल की भूमिका क्या होती है भाई? तो जल की भूमिका दो रूपों में होती है। एक, वो चट्टानों के से मिलने के बाद उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, तो इसके फेवर में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जल और चट्टानों का जब संपर्क होता है तो चट्टानों में जो घुलनशील खनिज होते हैं वो खनिज जल के साथ घुलकर अलग हो जाते हैं, जिससे चट्टानें ढीली हो जाती हैं और तापमान के प्रभाव में आकर पिघल जाती हैं। तो इस तरह से तीन बड़े कारण हैं जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। और धरातल के अंदर अब प्रश्न आएगा कि आखिर कौन सी ऐसी लेयर है, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर मैग्मा का निर्माण होता है। याद करिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 100 से 300 या 400 किलोमीटर की गहराई वाली लेयर, जिसका नाम मैं आपको बताया था एस्थेनोस्फीयर, या हिंदी में दुर्बलता मंडल, वहाँ पर अत्यधिक रेडियो एक्टिव पदार्थों की उपलब्धता के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, जिससे चट्टानें वहाँ पर पिघली अवस्था में रहती हैं। वहाँ से अत्यधिक रूप से वो आपके मेंटल जो मध्यवर्ती लेयर है, खास करके अपर मेंटल में, उस लेयर का विस्तार, एस्थेनोस्फीयर का विस्तार अधिक मिलता है, और वहीं से ही मैग्मा बाहर की ओर गतिशील होता है, जिसे आप ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ये हो गया आपका मैग्मा का निर्माण, मैग्मा के निर्माण करने वाले कारण या कारक। अब आते हैं ज्वालामुखी में जो मैग्मा होता है, बार बार मैं ये शब्द कह रहा हूं, पिछले लेक्चर में भी मैं बताया था आपको, लावा और मैग्मा जब विभिन्न पदार्थ पिघले रूप में भूपटल अर्थात क्रस्ट के नीचे रहते हैं, तब तक उसे मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही वे सभी पदार्थ
धरातल के ऊपर प्रकट होते हैं उसे हम लोग लावा कहते हैं। ये जो मैग्मा होता है वो दो तरह का होता है, बैसाल्टिक मैग्मा और ग्रेनाइटिक मैग्मा। बैसाल्टिक मैग्मा में सिलिका की मात्रा 50% तक ही होती है, अर्थात कम होती है, जबकि ग्रेनाइटिक मैग्मा में सिलिका की मात्रा 60 से 70% तक हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन भी आता रहता है। और सिलिका की मात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सिलिका की मात्रा उस पिघले मैग्मा के इंटेंसिटी को तय करता है, उसकी गहनता को तय करता है, उसके विस्कोसिटी चिपचिपापन को तय करता है। इसी नाते सिलिका की मात्रा की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो जाती है। तो ये अगर आपको ध्यान है तो आप अपने आप आगे जब हम प्रकार बताएंगे तो अपने आप आपको पता चलते जाएगा कि कौन विस्फोटक होगा और कौन किसमें विस्फोट जो है कम गति से या धीमी गति से संपादित होगा। तो ये विस्फोट, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वो मुख्यतः विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा के चिपचिपापन, वो कितना चिपचिपा है इस बात पर ही डिपेंड करता है। जबकि जो मैग्मा की विस्कोसिटी है वो सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर मैग्मा में सिलिका की मात्रा कितनी है, अर्थात वह बैसाल्टिक मैग्मा है कि वो ग्रेनाइटिक मैग्मा है। अब हम आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी को उसके विस्फोट होने के स्वरूप के आधार पर, फॉर्म्स ऑफ इरुप्शन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, सेंट्रल इरुप्टेड एंड सेकेंड फिशर इरुप्टेड, अर्थात हिंदी में बता दें आपको, पहला केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ये ध्यान रखिएगा, जब किसी ज्वालामुखी का उद्गार किसी एक सेंटर से होता है, किसी एक केंद्र से होता है, तो उसे केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ज्वालामुखी का उद्गार केंद्रीय रूप में होता है तो उससे ऊंचे ऊंचे शंकुओं, कोन्स का निर्माण होता है, क्योंकि एक छिद्र से, एक वेंट से मैग्मा ऊपर आता है और वही आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाता है, जिससे ऊंचे ऊंचे शंकुओं का निर्माण होता है। दूसरा, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में बड़े बड़े स्थलाकृतियों, लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, जैसे पर्वत, पठार, लावा मैदान आदि की जो रचना होती है वो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से ही होती है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं, क्रीटेशियस युग में विभिन्न जगहों पर भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, उसमें भी दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों की संख्या अधिक थी, जिसके कारण विभिन्न पठारों का निर्माण उस समय हुआ था, जिसमें आपका भी, जिसे आप दक्कन का पठार कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं, उसका निर्माण भी
उसी समय अर्थात क्रिटेशियस युग में हुए ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था। तो इस तरह से केंद्रीय उद्गार में शंकुओं का निर्माण, जबकि दरारी उद्गार में आपके लंबाकार और विस्तृत पठारों, मैदानों, पर्वतों तथा कटकों, रीज का निर्माण होता है। एक और एग्जाम्पल आपको दें, मध्य अटलांटिक महासागर में उसके एकदम लगभग बीचों बीच, आपको मालूम ही है कि अटलांटिक महासागर एस आकार में फैला हुआ है, तो उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में फॉकलैंड तक दो प्लेटें अलग होती हैं। आपको मालूम ही है कि जब प्लेटें अलग होती हैं उसे रचनात्मक किनारा कहा जाता है। और यहां पर दरारी उद्भेदन के, चाहे वो आइसलैंड हो, स्कॉटलैंड हो, कनारी द्वीप हो, फॉकलैंड द्वीप हो, इन सभी जगहों पर दरारी उद्भेदन के तमाम उदाहरण मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि रचनात्मक किनारों पर भी दरारी उद्गार होता है, जिससे विस्तृत स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं केंद्रीय ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी में इसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। अब विभाजन के समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, विस्कोसिटी ऑफ मैग्मा। अब इसमें इन 5 प्रकारों में इनके विस्फोट की जो तीव्रता निश्चित होती है, जो तीव्रता निर्धारित होती है, वो लावा के या मैग्मा के चिपचिपापन कितना ओपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। इसमें पहला है हवाईयन टाइप। हवाई द्वीप का नाम आपने सुना होगा। हवाईयन टाइप जो ज्वालामुखी है, इसमें बैसाल्टिक लावा की प्रधानता है। मैंने पहले आपको बताया था कि केवल ये मालूम चल जाए, अगर आपको याद हो जाए कि बैसाल्टिक लावा क्या है, ग्रेनाइटिक लावा क्या है, तो इसका विस्फोटक तीव्रता जो है अपने आप पता चल जाएगा। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि ज्योग्राफी जो है इंट्राडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसमें एक तथ्य दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए हाइपोथेसिस मैंने दे दिया कि हवाईयन टाइप ज्वालामुखी में बैसाल्टिक मैग्मा या बैसाल्टिक लावा होता है। अब केवल एक सेंटेंस से ही आप इसकी पूरी विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बैसाल्टिक लावा का मिलना इस बात की ओर इंगित करता है कि इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी। जब सिलिका की मात्रा कम होगी तो मैग्मा की विस्कोसिटी, उसकी संयंता, उसकी चिपचिपापन भी कम होगा। अब जब विस्कोसिटी कम होगी तो मैग्मा पतला होगा। अब पतला होने के कारण ये हवाईयन टाइप जो ज्वालामुखी होते हैं, ये ज़्यादा विस्फोटक नहीं होते हैं। इसमें धीरे धीरे मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से आकर ऊपर की ओर या धरातल पर प्रकट होता है। दूसरा है आपका स्ट्रोम्बोलियन टाइप। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का नाम सुना होगा, सिसिली द्वीप का नाम सुना होगा। उसी द्वीप के किनारे पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। ये भी लगभग हवाईयन टाइप का है, लेकिन हवाईयन की तुलना में इसमें सिलिका की मात्रा थोड़ी सी अधिक मिलती है, जिसके कारण इसमें जब विस्फोट होता है तो मैग्मा हवाईयन टाइप की तुलना में थोड़ा अधिक ऊंचाई तक आता है। लेकिन अगर औसत रूप से देखा जाए तो स्ट्रोम्बोलियन और हवाईयन दोनों लगभग एक ही है। थोड़ा सा विस्फोट के समय मैग्मा के ऊंचाई में अंतर होता है। तीसरा है वोल्केनियन। लिपारी द्वीप
ये भी आपके भूमध्य सागर में ही है। लिपारी द्वीप पर वोल्केनो ज्वालामुखी है और उसी के विस्फोट के आधार पर इसका नाम रखा गया वोल्केनियन। ये ऊपर के दोनों हवाईयन और एस्टाम्बोलियन दोनों ज्वालामुखियों की तुलना में वोल्केनियन टाइप जो है थोड़ा विस्फोटक होता है, क्योंकि इसमें ग्रेनाइटिक लावा मिलता है, अर्थात उपरोक्त दोनों से सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा इसका विस्फोट तीव्र गति से होता है तथा भूपटल से बहुत ऊंचाई तक मैग्मा, राख इत्यादि जो भी पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से आते हैं वो ऊंचाई तक चले जाते हैं। तो वोल्केनियन टाइप जो ज्वालामुखी है वो विस्फोटक प्रकार का है। बहुत कम समय में ही बहुत अधिक मैग्मा ऊपर के तरफ प्रवाहित होने लगता है। चौथा जो है पिलियन टाइप, वेस्ट इंडीज का नाम आपने सुना ही होगा। वेस्ट इंडीज के पास एक द्वीप है मार्टिनिक द्वीप। उसी मार्टिनिक द्वीप पर पिलियन ज्वालामुखी है। एक क्वेश्चन भी आता है कि विश्व में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन है, तो पिलियन टाइप ज्वालामुखी है। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी में पूरी तरह से ग्रेनाइटिक लावा मिलता है और सिलिका की मात्रा 60 से 70% से भी अधिक होती है, जिसके कारण मैग्मा की जो संयंता है, विस्कोसिटी है, बहुत ज़्यादा मिलती है। इसका मैग्मा एकदम पेस्ट टाइप का होता है। और ध्यान रखिएगा, जब मैग्मा ज़्यादा पेस्टी होगा तो वही मैग्मा क्या करता है कि जो वेंट है, जो पाइप है, जो धरातल के नीचे से जो ऊपर मैग्मा निकल रहा है, उस पाइप में ही कहीं कहीं वो चिपचिपा मैग्मा जम जाता है। जब वो जम जाएगा तो नीचे से आने वाले मैग्मा के मार्ग में अवरोध का काम करता है और उस अवरोध के कारण जो नीचे मैग्मा जमा होते जाता है और अचानक उसका बहुत भयंकर और तीव्रतम विस्फोट होता है। यही कारण है कि पिलियन टाइप जो ज्वालामुखी है वो सबसे खतरनाक होता है। दूसरा है विसुवियन। विसुवियस नाम जान रहे हैं, इटली के विसुवियस प्रकार के भी ज्वालामुखी विश्व में अनेक जगहों पर आपको मिलेंगे। विसुवियस ज्वालामुखी भी वोल्केनियन प्रकार का होता है। इसमें भी ग्रेनाइटिक लावा मिलता है। वोल्केनियन और विसुवियस लगभग एक ही तरह का होता है, लेकिन अंतर केवल होता है मैग्मा के ऊपर जाने का, यानी मैग्मा के ऊपर ऊंचाई पर जाने का। तो विभिन्न पदार्थों के ऊंचाई में केवल अंतर होता है, अन्यथा दोनों का विस्फोट जो है लगभग एक ही तरह का होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्वरूप के आधार पर जो केंद्रीय ज्वालामुखी हैं उसको हम लोगों ने 5 प्रकारों में विभाजित किया। अब इसमें दूसरा जो है वो है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर ये बहुत आसान है। एक्टिव, डॉर्मेंट एंड थर्ड एक्सटिंक्ट।
3 प्रकार होते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिसमें अनवरत मैग्मा का निःसृत या निष्कासन होता रहता है। मैग्मा धरातल से बाहर की ओर लगातार प्रवाहित होता रहता है। ऐसे ज्वालामुखी को एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी में अभी एक चर्चा मैंने किया था स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली में अनवरत मैग्मा का प्रवाह होता रहता है। अब आप कल्पना कीजिए, द्वीप के किनारे पर चारों तरफ से जल और ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। अब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, उसकी प्रतिछाया आपको जल में भी दिखाई देगी। कितनी अच्छी, हालांकि वो तो भयावह है, खतरनाक है, लेकिन कितनी अच्छी सीनरी बन रही होगी। तो भूमध्य सागर के बीच में लगभग सिसिली द्वीप के पास स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। उससे अनवरत मैग्मा का प्रवाह होता रहता है और वो प्रकाश भूमध्य सागर के जल में दिखाई देता रहता है। यही कारण है कि स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दूसरा आपका है पिनाटुबो का नाम सुना होगा, माउंट ताल का नाम सुना होगा, ये सब फिलीपींस में है। इसके साथ ही साथ मेरापी जो इंडोनेशिया में है। तो ये सब ज्वालामुखी जो अभी भी इनसे मैग्मा लावा का उद्गार होता रहता है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरा है डॉर्मेंट वोल्केनो। डॉर्मेंट, एक और एग्जांपल दे दें आपको। एक्टिव वोल्केनो में आप बैरन ज्वालामुखी आपके अंडमान निकोबार में है, इसको जरूर याद रखिएगा, आए दिन क्वेश्चन आता रहता है। डॉर्मेंट या प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखियों को कहते हैं जो जहां पर कभी विस्फोट तो हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में इनमें विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना रहती है। यही महत्वपूर्ण तथ्य है। वैसे ज्वालामुखी जिसमें अभी वर्तमान में तो विस्फोट नहीं हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना रहती है। ऐसे ज्वालामुखियों को डॉर्मेंट या प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे आपका नारकोडम का नाम आपने सुना होगा। नारकोडम आपके अंडमान निकोबार में है। जापान का पवित्र पर्वत फ्यूजियामा भी आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद एक विस्फोटक ज्वालामुखी की बात आपको बताएं, कारकाटोआ जो जावा और सुमात्रा के बीच में है इंडोनेशिया में। वहां पर सैकड़ों वर्षों से कारकाटोआ ज्वालामुखी शांत पड़ा था। उस समय कुछ विद्वान उस कारकाटोआ ज्वालामुखी को शांत या मृत ज्वालामुखी मान चुके थे, लेकिन अचानक 1883 में 1883 ईस्वी में अचानक उस कारकाटोआ ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट का प्रभाव यूएसए तट तक पहुंचा था। अब आप सोचिए
कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है इंडोनेशिया में और उसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचता है। तो इस तरह से भी होता है। बहुत से ज्वालामुखी बहुत दिन से शांत पड़े रहते हैं, लेकिन उसमें फेवरेबल कंडीशंस उसके नीचे होने के कारण कई बार जो है अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है। तो ये सब, चाहे वो फ्यूजियामा हो, चाहे आपका नारकोडम हो अंडमान का, चाहे कारकाटोआ हो, ये सभी ज्वालामुखी जो है आपके डॉर्मेंट यानी प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इस तरह से आपका तीसरा जो है एक्सटिंक्ट यानी मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, नाम से ही क्लियर है। वैसे ज्वालामुखी जिसमें बहुत दिनों से, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, वैसे ज्वालामुखियों को हम जो है एक्सटिंक्ट या मृत या शांत ज्वालामुखी में रखते हैं। अब इसके अंतर्गत म्यांमार का पोपा है, देमाबंद है, को सुल्तान है, ये दोनों आपके ईरान में है। उसके बाद किलिमंजारो। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं आपके एक्सटिंक्ट या शांत वोल्केनो के हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वोल्केनो को उद्गार स्वरूप के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया। एक केंद्रीय उद्गार, केंद्रीय उद्गार के 5 प्रकार, और दूसरा दरारी उद्गार जिसे पठार वगैरह बने हैं। और दूसरा जो इसका विभाजन है सक्रियता के आधार पर या अवधि के आधार पर, इसको 3 भागों में बांटा गया, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट। तो इस तरह से ज्वालामुखी का विभाजन जो है, हालांकि अगर ऐसे देखा जाए तो ज्वालामुखी के जितने विस्फोट होते हैं उसमें कुछ न कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। आप जानते ही हैं कि इस प्रकृति का जो रहस्य है वो हमेशा कुछ अलग रूप में दिखाई देता है, लेकिन जो एक यूनिवर्सल, जो एक औसत सामान्य कारण है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की। अब लास्ट में ज्वालामुखी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, ज्वालामुखी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो कहां पर है। इसमें एक बात पहले आपको बताना चाहूंगा कि ज्वालामुखी का जो वितरण अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अधिकांश ज्वालामुखी प्लेटों के किनारों पर ही केंद्रित हैं, चाहे वो प्रशांत तटीय क्षेत्र हो, चाहे मध्य अटलांटिक क्षेत्र हो, चाहे आपका हिंद महासागर के जो द्वीपीय भाग हो। तो वैसे क्षेत्र जहां पर प्लेटों के किनारे हैं वो ज्वालामुखी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसमें खास करके मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि प्लेट जो किनारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जबकि इनका जो प्रभाव है या ज्वालामुखी की जो उत्पत्ति है, ज्वालामुखी उद्गार है, वो मुख्य रूप से 2 तरह के प्लेट किनारों पर ही केंद्रित है। एक रचनात्मक किनारा और दूसरा विनाशात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन एंड सेकेंड डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, रचनात्मक किनारा, उस दिन भी मैं आपको बताया था कि मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, जब 2 प्लेटों का मूवमेंट विपरीत दिशा में होता है तो जो एक गैप हुआ, इस गैप के माध्यम से स्टेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल की ओर प्रवाहित होने लगता है, और जब स्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल से मैग्मा धरातल की ओर प्रवाहित होता है तो गहराई बढ़ने के साथ साथ अगर टेम्परेचर बढ़ता है
तो गहराई घटने के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है और वो गर्म तप्त मैग्मा धरातल पर आते आते धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, जिससे नए धरातल का निर्माण होता है। वैसे किनारों को, जहां दो प्लेटें विपरीत दिशा में मूव करती हैं, ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारा कहा जाता है। दूसरा विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारा, दो प्लेटें हैं, जब इनका मूवमेंट, इनकी जो गति होती है एक दूसरे की ओर होती है, आमने सामने होती है, तो उसमें जो भारी प्लेट होती है उसका क्षेपण हो जाता है, सबडक्ट कर जाती है, नीचे के तरफ चली जाती है। तो वैसे ज्वालामुखी, जिससे जब प्लेटें नीचे की तरफ जाती है, अब कल्पना कीजिए, अब नीचे की तरफ प्लेट जा रही है और गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जो एक धरातल था टेम्परेचर बढ़ने के कारण धीरे धीरे वो पिघलने लगा और मैग्मा के रूप में परिवर्तित होने लगा। अब वहां पर एक बना बनाया धरातल का क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो वैसे प्लेट किनारे जहां दो प्लेटें टकराती हैं उसे विनाशात्मक किनारा कहा जाता है। अब वहां पर प्लेटें ठोस रूप में थी, टकराने के बाद धरातल के अंदर गई, अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो पदार्थ ठोस रूप में थे, सॉलिड रूप में थे, धीरे धीरे पिघलने लगे और पिघलने के कारण उनके आयतन में वृद्धि हुई और वहीं फिर मैग्मा के रूप में बाहर की तरफ यानी धरातल के तरफ, क्रस्ट के तरफ गतिशील हो जाते हैं। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो विनाशात्मक किनारा है वहां पर केंद्रीय उद्भेदन, सेंट्रल इरुप्टेड वोल्केनो ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर मैग्मा का उद्गार किसी छिद्र से, किसी एक केंद्र के माध्यम से ही होता है। जबकि जो आपका रचनात्मक किनारा है, यानी प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो पूरे प्लेट किनारों पर फॉल्ट का निर्माण हो जाता है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है और यहां पर दरारी उद्भेदन वाले फिशर इरुप्टेड ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और यहां लंबे लंबे कटक, रीज का निर्माण होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि रचनात्मक किनारा और विनाशात्मक किनारा, इन दोनों किनारे जो है ज्वालामुखी उद्गार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब विश्व में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर विश्व के 65% से भी अधिक ज्वालामुखी केंद्रित हैं या वितरित हैं, वो है प्रशांत महासागर का दोनों तटीय भाग। प्रशांत महासागर का दोनों तटीय भाग ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर 65% से भी अधिक ज्वालामुखी केंद्रित हैं। अब प्रश्न उठेगा कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण यहां पर इतने अधिक संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है, यहां दो प्लेटों का मिलना। अब आप थोड़ा सा ध्यान ले आइएगा। जापान तट, जापान तट पर चलिए, एशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट। दक्षिण के तरफ आइए, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। फिर आप अमेरिकन तट पे आ जाइए, उत्तर अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। इतनी प्लेटें प्रशांत प्लेट से अलग अलग क्षेत्रों में मिलती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है यहां पर अधिकतम ज्वालामुखियों के होने का।
अब उसमें भी ये प्लेटें आपस में मिलती ही मिलती हैं, लेकिन उसमें जो इसकी तीव्रता को बढ़ा देता है कि इसमें दो विभिन्न स्वभाव की प्लेटें आपस में मिलती हैं। जैसे एशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, तो एशियन स्थलीय प्लेट है और पैसिफिक जो है आपका जलीय प्लेट है। उसी तरह ऑस्ट्रेलियन स्थलीय प्लेट, पैसिफिक जलीय प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन स्थलीय प्लेट, पैसिफिक जलीय प्लेट, साउथ अमेरिकन स्थलीय प्लेट, पैसिफिक जलीय प्लेट। तो दो विभिन्न स्वभाव के प्लेटों के मिलने के कारण यहां पर विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय कहा जाता है। आए दिन एक क्वेश्चन पूछता रहता है, तो उसका कारण आपको पता चल गया। दूसरा, इसके एक सहायक कारण के रूप में हम ले सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जल की भूमिका। तो चूंकि सागर किनारा है, इस नाते जल का रिसाव भी होता रहता है, जो ज्वालामुखी क्रियाओं को और ज्यादा तीव्रता प्रदान करता है। तो इस तरह से परिप्रशांत तटीय क्षेत्र, अब इतने में सामान्य रूप से आप कह सकते हैं, प्रशांत तटीय क्षेत्र विश्व का ज्वालामुखी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और दो कारण आपको हमेशा याद रखना है जो अभी मैंने बताया। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। उत्तरी अटलांटिक से लेके दक्षिणी अटलांटिक तक बीच में वहां भी 4 प्लेटें मिलती हैं। उत्तरी अटलांटिक में अटलांटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिणी अटलांटिक में आपका अटलांटिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। तो इन प्लेटों, यहां पर प्रशांत महासागर के विपरीत है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर में जहां प्लेटें मिलती थीं, अटलांटिक महासागर में प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। तो जहां प्रशांत तटीय भाग में विनाशात्मक किनारा था, वहीं मध्य अटलांटिक क्षेत्र में रचनात्मक किनारा है। चाहे वो हेक्ला हो, लॉकी हो, ये सब ज्वालामुखी इसी पर स्थित हैं। उत्तर में मैंने पहले भी बताया कि ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में फॉकलैंड तक चले जाइए, पूरा जो है दरारी उद्गार मिलेगा, जिससे अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में ही जहां से प्लेटें अलग होती हैं, वहां पर अनवरत लावा मैग्मा के उद्गार के कारण उसका जमाव होता जाता है, जिससे एक लंबाकार पर्वत का निर्माण हो गया है, जो अटलांटिक महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। वैसे जलीय पर्वतों को जो लंबाकार आकार में हो, रीज कहा जाता है, कटक कहा जाता है। तो विश्व का सबसे लंबा कटक मिड अटलांटिक रीज, मध्य अटलांटिक कटक। तो इस तरह से मध्य अटलांटिक कटक के सहारे सैकड़ों ज्वालामुखी में उद्गार होता रहता है और विश्व का एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र है। इसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र आपके भूमध्य सागर से प्रारंभ होकर वो आपके अंडमान तक चला गया है। अब ये क्षेत्र नवीन बलित पर्वतों का है। बलित पर्वत का निर्माण आपको मालूम ही है, 2 प्लेटों के मिलने से हुआ है। तो जहां प्लेटें मिलती हैं वो संवेदनशील क्षेत्र हो ही जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र, यहां भी अनेक प्लेटें मिलती हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी की दृष्टि से ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। इन तीनों क्षेत्रों के अतिरिक्त विश्व में अनेक
द्वीपीय क्षेत्र हैं, आइलैंड आर्क्स हैं, जो आर्क कहने का मतलब कि चापाकार रूप में, अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत हैं। तो वहां भी उन द्वीपीय क्षेत्रों में भी विभिन्न छोटी छोटी प्लेटें आपस में मिलती हैं या आपस में अलग होती हैं। तो वैसे भी क्षेत्र ज्वालामुखी की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लेटों के किनारे ही ज्वालामुखी के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो इसमें आप 2-3 बातों को महत्वपूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। पहला, जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन प्रसुप्त है, कौन शांत है, उसको याद कर लेना है। कौन ज्वालामुखी किस देश में है, उसको याद कर लेना है। और बृहद स्तर पर जो मैंने क्षेत्र बताया, जैसे परिप्रशांत क्षेत्र, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, इसको आप याद कर लेंगे। और मैग्मा वगैरह जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, उसको भी आप याद करिएगा। अब इंडोजेनेटिक सडन मूवमेंट में आपने वोल्केनो के विषय में डिटेल अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अर्थक्वेक के विषय में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो लावा ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद वो जमा हो जाता है, और जमने के बाद ठोस रूप में जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसी को आप आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब रॉक चैप्टर पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ एक बात और बता दें आपसे कि इन ज्वालामुखियों से विभिन्न तरह के लैंडफॉर्म्स का भी निर्माण होता है। उसमें कुछ लैंडफॉर्म्स धरातल के ऊपर निर्मित होते हैं और कुछ लैंडफॉर्म्स, कुछ स्थल रूप धरातल के अंदर निर्मित होते हैं। उन्हें बाह्य और आंतरिक कहा जाता है। आंतरिक स्थलाकृतियों में, स्थल रूपों में, जैसे आपको बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सील, डाइक इत्यादि हैं, जिसका निर्माण मैग्मा के धरातल के अंदर ही जमा होने से, जम जाने से होता है। तो ये चूंकि आग्नेय चट्टानों के रूप हैं, तो जब हम लोग चट्टान पढ़ेंगे तो उसमें भी उस समय हम लोग आपका ये तथ्य उसी में इंक्लूड करके पढ़ेंगे। जहाँ तक बाह्य स्थलाकृतियों का सवाल है, तो बाह्य स्थलाकृतियों में ज्वालामुखी पर्वत, जैसे आपका फ्यूजियामा, कोटापैक्सी, ओजस डेल सेलाडो नाम सुना होगा आपने। इसके बाद आपका नार्कोडम, माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका में है। तो ये सब बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं, और इन बाह्य स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के शंकुओं का निर्माण होता है, विभिन्न पठारों का निर्माण हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सब जो पठार हैं ये लावा निर्मित पठार हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी का जो चेन प्रारंभ हुआ है वो अनवरत आपको मिलता रहेगा, और आगे चल के लिथोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर और अंत में हाइड्रोस्फीयर बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।